हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम MPSC 008 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये मेरी जून एग्जाम सीरीज का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पार्ट 2 एंड 3 भी मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगी, जिसमें आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विद देयर आंसर्स हम कवर कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपको हमारी MPSC की लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना है तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे स्कॉलरली माइंड्स लाइव चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसे ही MPSE 008 की फाइनल रिवीजन या मैराथन क्लास आएगी तो उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, क्योंकि लाइव क्लास मेरे लाइव चैनल पे आती है जिसके अंदर हम सारे टॉपिक्स को एक बार में फाइनल रिवीजन करते हैं। ठीक है। सो हमारे पास जो है इसका गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है MPSC 8 का, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो यूट्यूब का मटेरियल होता है वो भी आपको गेस्ट पेपर के साथ मिल जाता है। उसके लिए आपको इस नंबर पे हमारी टीम को व्हाट्सएप करना है और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर या फिर जो नोट्स हैं उन्हें परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नेशनलिस्ट जो हमारे थे राष्ट्रवादी, उनका कास्ट और अनटचेबिलिटी पे क्या रिस्पॉन्स था उसे आप एग्जामिन करोगे। तो जाति और अस्पृश्यता के प्रति राष्ट्रवादियों के दृष्टिकोण का यहाँ पे आप परीक्षण करेंगे। सो इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में काफी सारे जो नेशनलिस्ट थे ना दोस्तों, उनका विश्वास था कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, ये सब क्या करता है, इंडियन सोसाइटी को वीक कर देता है और नेशनल यूनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होता है। देयरफॉर उन्होंने काम किया इन सारे सोशल इविल्स को रिफॉर्म करने में। तो जैसा हम देखते हैं कि जो हमारे मेजर नेशनलिस्ट हैं उन्होंने समाज के सुधार के लिए भी काम किया है। भले ही उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भी काम किया हो, लेकिन साथ साथ वो रिफॉर्मर्स का काम भी करते थे। सो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक राष्ट्रवादियों का मानना था कि जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता भारतीय समाज तथा राष्ट्रीय एकता को कमजोर करते हैं, इसलिए उन्हें इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अब सबसे पहली जो चीज जो उनका मेन रिस्पॉन्स था वो ये था कि वो अस्पृश्यता का विरोध करते थे, यानी कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। जो भी हमारे लीडर्स थे, वो जो भी आपका सोशल इविल इसको मानते थे वो अनटचेबिलिटी को। उसके अलावा महात्मा गांधी ने जो अनटचेबल्स हैं उन्हें हरिजन नाम दिया, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उन्होंने कैंपेन की शुरुआत करी अपलिफ्टमेंट के लिए, इक्वल ट्रीटमेंट के लिए, कि हरिजनों को भी टेम्पल में एंट्री मिले, उन्हें पब्लिक फैसिलिटीज मिले। जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो इक्वालिटी, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म को प्रमोट किया करते थे। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो लोअर क्लास के वेलफेयर के लिए काम करती थी, यानी कि इनइक्वालिटी को खत्म करना, अस्पृश्यता को खत्म करना, साथ ही साथ उन लोगों को इक्वालिटी दिलाना, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना। ये सारा जो मेजर रिस्पॉन्स है ये हमारे राष्ट्रवादियों का था। ठीक है, जाति और अस्पृश्यता के खिलाफ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो उन्होंने समाज के सुधार के लिए एफर्ट्स किए, यानी कि इक्वालिटी को प्रमोट किया, एजुकेशन को प्रमोट किया और दोस्तों सोशल रिफॉर्म को उन्होंने प्रमोट किया। काफी सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोअर क्लास के वेलफेयर के लिए उन्होंने काम किया। बट यहाँ पे सिर्फ यही सब नहीं था, कुछ लिमिटेशंस भी थी। तो काफी सारे जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो इस अनटचेबिलिटी को अपोज करते थे, बट कंप्लीटली वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट नहीं करते थे। लेकिन केवल BR अम्बेडकर ही एक ऐसे लीडर थे जो इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करने की और इसको खत्म करने के लिए कठोर सुधारों की मांग करते थे। उन्हीं की वजह से हम देखते हैं कि रिजर्वेशन जो मिला था लोअर क्लास के लोगों को वो भी संभव हो पाया था। ठीक है, तो नेशनलिस्ट ने ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अनटचेबिलिटी से फाइट करने में और समाज में इक्वालिटी लेकर आने में। बट उनके जो एफर्ट्स थे उनकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि कास्ट सिस्टम को उन्होंने फुली चैलेंज नहीं किया और कास्ट एक ऐसी चीज थी जिसे फुली समाप्त भी उस समय नहीं किया जा सकता था। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आप बताओगे कि आजादी के बाद जो सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड हमें अपने देश में अलग अलग रीजन्स में देखने के लिए मिलती हैं, उसके पीछे के क्या कारण है। सो इन द क्वेश्चन यू हैव टू डिस्कस द रीजंस फॉर द डिमांड फॉर स्टेटहुड सिंस इंडिपेंडेंस। सिंस इंडिपेंडेंस स्टेटहुड की डिमांड के क्या क्या कारण है, नए राज्यों की मांग आखिर क्यों उठती है। तो आजादी के बाद आप क्या देखते हो कि एक तो इंडिया ने फेडरल सिस्टम को अपनाया। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन द सेंटर
एंड द स्टेट हमें देखने के लिए मिलता है, और स्टेट से नीचे आगे पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, वहां पे पावर डिवाइड होती है, यानी कि जो पावर है वो केवल सेंटर के पास किसी एक हाथ में नहीं होती है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। भाषा, संस्कृति, जातीयता, भौगोलिक विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों ने बेहतर प्रशासन तथा अपनी पहचान की रक्षा हेतु अलग राज्य की मांग की। तो कई सारे क्षेत्रों में हमें देखने के लिए मिला कि उन लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की। अलग राज्य की मांग करने के पीछे के जो कारण थे वो ये थे, क्योंकि वहां पे भाषाई विविधता थी, संस्कृति अलग थी, ठीक है ना, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी की वजह से उन्होंने डिमांड की ताकि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन बेटर किया जा सके और उनकी जो आइडेंटिटी है ना दोस्तों, उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो यहाँ पे आप देखते हो कि जो नए स्टेट्स थे उनकी डिमांड के पीछे के जो रीजन है, उसमें सबसे बड़ा जो हम रीजन देखते हैं वो भाषाई पहचान का ही होता है। स्पेशली जो कि हमें साउथ इंडिया में देखने के लिए मिलता है कि भाषा के आधार पर राज्य निर्माण हमें देखने के लिए मिला था। तो लोग चाहते थे कि उनका जो स्टेट है वो उनकी भाषा और उनके कल्चर के हिसाब से बनाया जाए, जैसे कि 1953 में आंध्र प्रदेश को बनाया गया, ठीक है ना। उसके अलावा फिर आगे और भी तेलंगाना वगैरह ये सब बने, आपके केरला, वो सभी भाषा के आधार पर ही बने हुए हैं। काफी सारी जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने यहाँ पे कोशिश करी प्रिजर्व करने की अपने डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन को, अपने कस्टम को और अपनी एथनिक आइडेंटिटी को। तो पहला तो रीजन हो गया आपका भाषा वाला, और दूसरा जो रीजन हो गया वो ये हो गया कि उनकी जातीय पहचान को बरकरार रखने के लिए, जातीय पहचान को बरकरार रखने के लिए मेजरली वहां पे हमें जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन है ना, वहां पे देखने के लिए मिलता है, जैसे कि नागालैंड और मिजोरम को क्रिएट किया गया। और कई बार ऐसा होता है कि जो स्टेट है वो बहुत बड़ा होता है, तो इतने बड़े स्टेट को पूरा गवर्न करना आसान नहीं होता, तो उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। छोटे स्टेट्स के अंदर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हो पाता है, पब्लिक सर्विसेज बेटर तरीके से लोगों को मिल पाती हैं। जो बैकग्राउंड और रीजनल इम्बैलेंस है, कभी कभी कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिन्हें निग्लेक्टेड फील होता है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं, तो स्टेटहुड को वहाँ पे अलग राज्य की जो डिमांड होती है, अलग राज्य को विकास का वहाँ पे साधन माना जाता है। तो ये सारे कारण हैं, बहुत सिंपल और कॉमन है। एमपीएससी 008 आपको काफी ज्यादा इजी लगेगा, जिसमें आप अपने देश से जोड़कर आप उनके एग्जाम्पल्स के साथ आप बता सकते हो कि कौन कौन से कारण थे जिससे जो नए स्टेट्स की डिमांड के लिए थे। तो उसमें आपका भाषाई पहचान आ जाता है, सांस्कृतिक एवं जातीय पहचान, प्रशासनिक सुविधा के लिए, आर्थिक पिछड़ेपन और क्षेत्रीय असंतुलन के कारण, और कई बार जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो, जो उनके लीडर्स होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, वो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन के लिए, ऑटोनमी के लिए डिमांड करते हैं, ठीक है। और ट्राइबल पॉपुलेशंस भी डिमांड करती हैं अलग स्टेट्स की, ताकि उनके जो राइट्स हैं, उनका जो कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। देन वी हैव सम एग्जांपल्स, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड क्योंकि यूपी से अलग हुआ था, बड़ा था। तेलंगाना आई थिंक भाषा की वजह से हुआ था, झारखंड थोड़ा पिछड़ेपन की वजह से अलग हुआ था। सो ये सारे जो स्टेट्स हैं वो रीजनल इम्बैलेंस की वजह से क्रिएट हुए, कल्चरल आइडेंटिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स की वजह से क्रिएट हुए थे। नाउ एट द कंक्लूजन हम बता सकते हैं कि जो नए स्टेट्स का डिमांड है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, उसमें कई सारे हमारे कारण थे, और नए स्टेट्स के क्रिएशंस ने बस एक चीज करी है दोस्तों, वो क्या, कि इंडियन जो फेडरलिज्म है ना, उसको काफी ज्यादा मजबूत किया है, ठीक है। तो नए राज्यों के गठन ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को स्थान देकर भारतीय संघवाद को मजबूत किया तथा राष्ट्रीय एकता को आगे बरकरार रखा। फिर आ जाता है आपका शॉर्ट नोट, जिसके अंदर आप भूदान मूवमेंट के बारे में बताओगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जो भूदान मूवमेंट है वो आपके विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने लोगों से अर्ज किया था, ठीक है, लोगों को अर्ज किया था, उन्हें परसुएड किया था कि वो अपने पास उनका जो सिग्निफिकेंट लैंड है उसमें से कुछ हिस्सा उन लोगों को डोनेट कर दें जो लैंडलेस हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरीके का जबरदस्ती उनके साथ नहीं की गई थी, किसी भी तरीके का हिंसा का यूज नहीं किया गया था, जस्ट एक मॉरल परसुएशन के माध्यम से ऐसा किया गया। कुछ हद तक ये आंदोलन सफल हुआ था, लेकिन ज्यादा सफल ये नहीं हुआ था, ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था, और इसका उद्देश्य ये था
कि जो भूमिहीन किसान है ना उन्हें भूमि उपलब्ध कराई जाए और बड़े भूस्वामियों से भूमि दान करवाना था। इसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे? आंदोलन की अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना में 1951 में। 1951 में कौन सा विलेज है आपका? पोचमपल्ली विलेज तेलंगाना में इसकी शुरुआत होती है। जो भी लोकल लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने अपनी लैंड को वॉलंटरी डोनेट करा पुअर पीजेंट्स को। तो ये हो गई इसकी बिगिनिंग। तो सबसे पहले आप इसकी शुरुआत बताओगे, तेलंगाना से होती है। इसका जो उद्देश्य था रूरल इनइक्वालिटी को कम करना, लैंडलेस जो फार्मर्स हैं उनको लैंड देना। ठीक है, ये हो गया इसका उद्देश्य। ग्रामदान आंदोलन, लेटर विनोबा भावे ने इस आइडिया को ग्रामदान से जोड़ा, जहां पे पूरा का पूरा जो विलेज का लैंड है वो कम्युनिटी ओनरशिप के अंदर आ जाता है, मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहता, पूरे विलेज का हो जाता है। ठीक है, सो मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड हम देखते हैं कि इस समय डोनेट हुआ। जो सोशल जस्टिस का मैसेज है वो लोगों तक फैला, नॉन वायलेंस का मैसेज लोगों तक फैला, साथ ही साथ जो लैंडलेसनेस का इशू है, ठीक है ना, भूमिहीनता की जो समस्या है ना, वो समस्या हमारी राष्ट्रीय स्तर तक गई। और ये जो आपका आंदोलन है इसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी कि दान की गई भूमि का बड़ा जो भाग है अनउपजाऊ या विवादित था, भूमि वितरण की प्रक्रिया धीमी रही और भूमि असमानता की समस्या पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकी। यानी कि ये जो आपका पूरा आंदोलन था ये कंप्लीटली इस प्रॉब्लम को, लैंड इनइक्वालिटी की, सॉल्व नहीं कर पाया था। सो यहाँ पे जो हमारा भूदान मूवमेंट है गाइस वो एक यूनिक गांधीयन एक्सपेरिमेंट है इन पीसफुल लैंड रिफॉर्म, थ्रू इट्स प्रैक्टिकल सक्सेस वाज लिमिटेड। ठीक है, वैसे तो ये अच्छा है बट प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो इसकी सक्सेस काफी ज्यादा लिमिटेड थी, बट इसका रोल इंपॉर्टेंट था। फिर आपको छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के बारे में बताना है, जो कि वर्कर्स और पीजेंट्स का मूवमेंट था। किस किस का था? एक तो आपके जो वर्कर्स हैं और दूसरे आपके जो पीजेंट्स हैं, ये उनका मूवमेंट था जो कि 1970s में इमर्ज करता है। कहाँ पे? आपके छत्तीसगढ़ के रीजन में, जो कि आपका उस समय मध्य प्रदेश का हिस्सा था। और शंकर गुहा नियोगी के द्वारा इसके क्या थे दोस्तों? वो लीडर थे, शंकर गुहा नियोगी। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के राइट के प्रोटेक्शन के लिए था, उनके लिए बेटर वेज कंडीशंस हो, सोशल जस्टिस हो, लेबर की डिग्निटी के लिए था, और किसानों और ट्राइबल कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मजदूरों के अधिकारों की रक्षा, उनकी परिस्थितियां अच्छी हों, उन्हें समाज में न्याय मिले, वो गरिमा से जी सकें। मेजर एक्टिविटीज ये थी कि खदानों और उद्योगों के मजदूरों को इसमें संगठित किया गया, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स और इंडस्ट्रीज उनका एक्सप्लॉइटेशन कर रही थी उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई गई, और वर्कर्स के लिए एजुकेशनल, हेल्थ और वेलफेयर जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी शुरुआत की गई थी। तो ये काफी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट लेबर मूवमेंट हमें सेंट्रल इंडिया का देखने के लिए मिलता है, जिसने अवेयरनेस जगाई वर्कर के राइट्स के लिए, सोशल इक्वालिटी के लिए। सो एट द फाइनल कंक्लूजन इसका रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा लोगों को मोबिलाइज करने में, वर्कर्स को और मार्जिनलाइज ग्रुप को। शंकर गुहा नियोगी की लीडरशिप में ये लेबर के राइट्स का, सोशल जस्टिस का, ग्रास रूट एक्टिविज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल निकलकर सामने आता है। सो यहाँ पे ही हमारा जो गाइस पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप के चैनल को जरूर ज्वाइन करो। पार्ट 2 का वीडियो मैं जल्दी ही आपके लिए लेकर आऊंगी। टिल देन आप जो मेरे ओल्डर वीडियोस हैं उन्हें देख सकते हो। ओके।